स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर में किसानों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिस थार ने किसानों को कुचला था, आशीष मिश्रा उस थार में मौजूद नहीं था। हालांकि आशीष उस काफिले में जरूर था, पुलिस ने यह भी जानकारी का खुलासा किया है। वहीं जानकारी के मुताबिक आशीष मिश्रा थार के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर कार में था और कार में आशीष अपने दोस्त अंकित दास के साथ था। हादसे के बाद भीड़ ने आपको बता दें कि गाड़ी पर तोड़फोड़ कर दी और उसे भी आग के हवाले कर दिया। खबर यह भी है कि आशीष और अंकित दास नेपाल भाग गए थे और दोनों ही लोकेशन नेपाल की राजधानी काठमांडू में मिली है, जबकि आशीष को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूछताछ के लिए उसके घर पर नोटिस भी चिपका दिया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पूछताछ के लिए आशीष को पुलिस लाइन सुबह 10 बजे बुलाया गया था। जांच कमेटी के अध्यक्ष और डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल पुलिस लाइन पहुंच चुके हैं और हालांकि आशीष अभी तक नहीं पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रहेगी। आज यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस रिपोर्ट देगी और ये भी बता दें आपको कि कल कोर्ट ने मामले पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी भी थी। कोर्ट ने आपको बताया कि घटना का पूरा ब्यौरा भी मांगा है और अब तक जांच में क्या हुआ इसकी भी जानकारी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। सुनवाई के दौरान आपको बताएं कि शुरुआत में ही चीफ जस्टिस ने कहा कि परसों उन्हें 2 वकीलों ने चिट्ठी लिखी थी, उसी पर यह संज्ञान लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना की वर्षगांठ पर अपनी शुभकामनाएं की हैं और पीएम ने भारतीय वायुसेना को साहस, कर्मठता और पेशेवर रवैये पर पर्याप्त बताते हुए कहा है कि देश की अखंडता और संप्रभुता पर रखने के लिए इनका योगदान भी जोड़ रहा है। और बता दें कि आपको आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वायुसेना दिवस के मौके पर हमारे योद्धाओं और उनके परिवारों को मेरी ढेर सारी है शुभकामनाएं। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना साहस और कठिनता और पेशेवर रवैये पर जीता जागता उदाहरण भी है। इसके साथ ही चुनौतीपूर्ण हालात में एयरफोर्स ने कई बार देश की अखंडता और सार्वभौमता की रक्षा भी की है और अपनी मानवतावादी से इन्होंने खुद की अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। कोरोना संक्रमण के कारण सुप्रीम कोर्ट में अभी तक वर्चुअल सुनवाई ही चल रही है। पिछले साल मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मामलों की सुनवाई चल रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड सुनवाई करने का कहा है और इसके साथ ही एसओपी भी जारी किए हैं। हफ्ते में 2 दिन बुधवार और गुरुवार को कोर्ट रूम में वकीलों और पार्टियों की मौजूदगी में भी सभी मामलों की सुनवाई होगी। ये एमओपी 20 अक्टूबर से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम में प्रत्यक्ष सुनवाई फिर से शुरू करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए गुरुवार को कहा कि 20 अक्टूबर से बुधवार और गुरुवार सभी मामलों की सुनवाई वकीलों और वादियों की प्रत्यक्ष मौजूदगी में ही होगी। अदालत पिछले साल मार्च से महामारी में कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रही है और कई बार निकाय और वकील मांग कर रहे हैं कि कोर्ट रूम में सुनवाई तुरंत फिर से शुरू हो। दरअसल आपको बता दें कि देश में साल 2020 में मार्च महीने में कोरोना संक्रमण के कारण बढ़ना शुरू हुए थे और आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी फिजिकल सुनवाई बंद हो गई थी। अब कोरोना मामले काफी कम हो गए हैं, हालांकि अभी भी रोजाना करीब 20,000 मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना एक्टिव केस भी करीब 2.5 लाख है। अब तक कुल 3.34 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से करीब 4.50 लोगों की संक्रमण से मौत भी हो गई है।
एलजेपी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि आज है और इस मौके पर आज दिल्ली में उनके बेटे और जमुई से सांसद चिराग पासवान और पटना में उनके भाई पशुपति पारस ने श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की है और कार्यक्रम में आयोजित भी किया गया है। आपको बता दें कि दोनों नेताओं के इन कार्यक्रमों को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक और आपको ये भी बता दें कि 12 जनपद पर आयोजित होगा, जबकि पटना में पशुपति पारस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम दोपहर 1 बजे एक व्हीकल रोड स्थित पार्टी ऑफिस पर आयोजित होगा। आपको बता दें कि रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 1920 को हो गया था। बता दें कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सियासी खींचातान जारी है। 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एलजेपी के दोनों गुटों को अलग अलग नाम और अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए थे और चिराग पासवान गुट की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह भी दिया गया है, जबकि आपको बता दें कि पशुपति पारस गुटबाजी और पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह दिया गया है। नया नाम और सिंबल मिलने के बाद चिराग एक्शन में दिख रहे हैं और उनकी पार्टी एलजेपी ने बिहार में होने वाले उपचुनाव के लिए दावेदारी की है। पार्टी ने तारापुर सीट से कुमार चंदन और कुरुक्षेत्र से स्थान सीट से अंजू देवी को अपना उम्मीदवार भी बनाया है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मृतक किसानों के परिजनों से मिलने के बाद कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लौट गए हैं। इसके बाद ही उन्होंने गुरुवार को चांदखुरई में माता कौशल्या मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्हें पार्टी नेताओं के साथ डांस करते हुए भी देखा गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माता कौशल्या के मंदिर में हुए उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के गए थे और आपको ये भी बता दें कि ये भी जानकारी सामने आई है कि 6 करोड़ से ज्यादा लागत से माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और इस कार्यक्रम के दौरान संगीतकार शंकर महादेवन के शक्तिमय संगीत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को झूमते हुए देखा गया है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल रामायण मंडली के साथ भजन में लीन भी दिखाई दिए। उन्हें मंच पर जाकर रामायण मंडली के साथ बैठकर एफली बजाते हुए भी देखा गया है और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ थे और सीएम आपको बता दें कि बघेल का ये भी कहना है कि वो बचपन से ही इस तरह के रामायण मंडली में हिस्सा रहे हैं और भजन करते रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब व्यक्ति का मन दुखी होता है तो भजन कीर्तन से ही उनके मन को शांति मिलती है। वहीं माता कौशल्या मंदिर को काफी भव्य बनाया गया है और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर लगाए जाने वाले पत्थर की तरह दिखने वाले पत्थर से मंदिर को भव्य रूप भी दिया गया है। आपको बता दें कि 51 फीट ऊंची प्रभु श्री राम की प्रतिमा भी बनाई गई है, जिसका सीएम ने आज अनावरण किया है और वहीं भक्तों को भी इस मंदिर में काफी कुछ देखने को मिल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ मिल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे के केरल बोर्ड के खिलाफ विवादित बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनकी निंदा की है। प्रोफेसर पांडे ने आपको बता दें कि 2 दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट पर किया था और केरल बोर्ड के लिए मार्क जिहाद शब्द का इस्तेमाल भी किया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर प्रोफेसर पांडे की इस टिप्पणी को करारा जवाब दिया है और साथ ही कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने भी आज सुबह 11 बजे प्रोफेसर पांडे के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। 2 दिन पहले की गई अपनी इस फेसबुक पोस्ट में राकेश कुमार पांडे ने लिखा था, एक कॉलेज के 20 सीटों वाले पाठ्यक्रम में 26 छात्रों को केवल इसलिए प्रवेश देना पड़ा क्योंकि उन सभी के पास केरल बोर्ड से 100% अंक थे। पिछले कुछ सालों से केरल बोर्ड लागू कर रहा है। मार्क्स जिंदाबाद बता दें कि आपको आरएसएस के संबद्ध शिक्षक संघ नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और उनकी इस फेसबुक पोस्ट पर उनकी लगातार निंदा की जा रही है। आपको बता दें कि प्रोफेसर पांडे के मुताबिक केरल बोर्ड द्वारा दिए जा रहे अंकों में जरूर कोई स्कैम है।
वो कहते हैं कि केरल के करीब 26 छात्रों को जिन्हें 100% मिले थे उन्हें एडमिशन दिया गया है, लेकिन ये बात हजम नहीं होती कि इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। सरकार के विरुद्ध एजेंडा शुरू करने की कोशिश की जा रही है। जो हाल जेएनयू का हुआ है वैसा ही डीयू में भी करने की साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ एक टीम तैयार की जा रही है। केरल से आने वाले ज्यादातर छात्र मुस्लिम ही है, वहां मुस्लिमों की अच्छी तादाद है, साथ ही लेफ्टिस्ट्स और जिहादी और दूसरे से अलग नहीं है, ना ही इनमें कोई फर्क है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल के शिक्षा बोर्ड के खिलाफ मार्क्स लिहाज संबंधी टिप्पणी की न सिर्फ निंदा की है बल्कि इसे हास्यास्पद भी कहा करार दे दिया है। और साथ ही कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने भी सुबह 11 बजे प्रोफेसर पांडे के खिलाफ विवादित बयान भी दिया है और प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे द्वारा की गई इस टिप्पणी को लेकर अब दिल्ली के विद्यालयों में भी सफाई देते हुए कहा है कि पहली कट ऑफ लिस्ट में 60,904 उम्मीदवारों ने अलग अलग कॉलेजों में आवेदन किया है। इनमें से 46 और 01 सीबीएसई बोर्ड और बाकी देश भर के दूसरे सभी बोर्डों से थे। 7 अक्टूबर 2021 के अंत तक सीबीएसई बोर्ड से आपको बता दें कि कई सारे केरल बोर्ड और हायर सेकेंडरी एजुकेशन से 23,065 बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से और 1540 काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से 14 और 29 और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से 13 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक ड्यू में दाखिल हासिल कर लिया था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के करीबी उमेश के परिसरों समेत 50 स्थानों पर गुरुवार को इनकम टैक्स अधिकारियों ने छापेमारी की। आयकर अधिकारियों ने कर्नाटक में 50 से ज्यादा स्थानों पर समन्वित छापेमारी की है और येदियुरप्पा ने पुष्टि की है कि उनके सहयोगी उमेश के परिसर में छापेमारी की गई है। येदियुरप्पा ने कहा कि उमेश के आवास पर छापेमारी हुई है। वो मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई के साथ बल्कि मेरे साथ काम कर रहे थे। शुक्रवार को सच्चाई सामने आएगी और मैं प्रतिक्रिया दूंगा। आयकर अधिकारी गलत काम करने वाले व्यक्तियों को कभी नहीं बख्शेंगे। उन्होंने कभी किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने कानून अनुसार कार्रवाई की है। छापेमारी का कारण पूछे जाने पर येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और वो केवल यही जानते हैं जो मीडिया की रिपोर्ट में दिखाया जाता है। येदियुरप्पा के मुताबिक आईटी अधिकारी ने उमेश को शुक्रवार सुबह 11 बजे तलब किया है, जिसके बाद वो छापेमारी के पीछे की वजह जान पाएंगे। आयकर विभाग की इस कार्रवाई को उपचुनाव से पहले राजनीति से जोड़े जाने पर येदियुरप्पा ने कहा कि मैं छापेमारी को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता। आईटी छापे राजनीति से अलग है और आयकर छापेमारी सामान्य रूप से होती रहती है। आवश्यक रूप से कारण खोजने की आवश्यकता नहीं है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार छापेमारी का मुख्य लक्ष्य सिंचाई विभाग के ठेकेदार थे। आयकर अधिकार ने आपको बता दें कि कुछ चार्ट्स अकाउंट्स के आवासों और कार्यालयों पर भी छापेमारी की। बेंगलुरु, बगलाकोट और बेलगावी, विजय और दावड़गेरे में 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में एक कांग्रेसी विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है 500 और 2000 रुपए के नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी जाए। उनका कहना है कि नोटों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के लिए हो रहा है, जिससे महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य में सत्ताधारी दल कांग्रेस के विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने कहा कि जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 के बीच कुल 616 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें प्रतिदिन औसतन 2 मामले दर्ज किए गए हैं।
कांग्रेस विधायक ने 2 अक्टूबर को गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी को अपना एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से हाई वैल्यू की करेंसी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर को उनके प्रतिष्ठित चश्मे की तस्वीर के साथ बदलने का आग्रह भी किया। आपको बता दें कि सांगोद विधायक ने कहा कि गांधी का चित्र केवल 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों पर ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे गरीबों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि गांधी ने जीवन भर निराश्रितों के काम किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि 500 और 2000 रुपए के नोटों पर गांधी के चश्मे की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अशोक चक्र को भी इस काम के लिए प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। कांग्रेस विधायक कुंदनपुर ने अपने पत्र में ये भी कहा कि पिछले 7.5 दशकों से भ्रष्टाचार देश में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सत्य के प्रतीक है और गांधी की तस्वीर 500 और 2000 रुपए के नोटों पर छपी है, जो आमतौर पर भ्रष्टाचार और रिश्वत के बदले में इस्तेमाल की जाती है, जिससे महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है। उनका कहना है कि 500 और 2000 रुपए के नोटों से गांधी जी की तस्वीर को हटा देना चाहिए और इसका इस्तेमाल गरीबों और इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे नोटों पर ही किया जाना चाहिए। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 को लेकर अपनी गाइडलाइंस को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। कोविड महामारी को आपको बता दें कि रेलवे ने यात्रियों के साथ साथ रेलवे प्रशासन के लिए स्टेशन परिसर और ट्रेनों के अंदर ये गाइडलाइंस लागू कर रखी है। अपने नए आदेश में रेलवे बोर्ड ने साथ ही कहा है कि स्टेशन परिसर या यात्रा के दौरान ट्रेनों को अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क में दिखाई देता है तो उस पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। देश भर में आपको बता दें कि कोविड-19 के मामलों में कमी के बावजूद रेलवे के एहतियात बरतने का एक अलग ही मकसद है। इसको लेकर अपनी गाइडलाइंस को बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि रेलवे परिसर और ट्रेनों के अंदर कोविड-19 की गाइडलाइंस को 6 और महीने 16 अप्रैल 2022 या अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अप्रैल में दूसरी कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारतीय रेलवे ने स्टेशन परिसर या फिर ट्रेनों के अंदर मास्क न पहनने पर 500 रुपए तक के जुर्माने का ऐलान किया था। मास्क न पहनने पर इस जुर्माने के नियम को सितंबर तक के लिए लागू किया गया था। अब इसे भी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,431 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 318 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कल 24,602 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,44,198 हो गए हैं। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 92 और करोड़ के पार हो गया है और कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 43,09,525 डोज दी गई है, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 92 करोड़ 63,98 और 1,605 हो गया है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन श्रद्धालु मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। सुबह से कोविड को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ मां को प्रसन्न करने में जुटी हुई है। आइए मां के शौर्य के बारे में इस रिपोर्ट में समझते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है और आज वह शुभ दिन है जब श्रद्धालु मां को प्रसन्न कर रहे हैं। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति मानी जाती है। तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा इनके अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें भी दूर होती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी इंसान की खत्म हो जाती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है।
आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि देवी ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों सालों तक बेलपत्र और फिर निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। इनके दाहिने हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। ये देवी भगवती दुर्गा, शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें। इसके बाद देवी को पंचामृत का स्नान कराएं, फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी माँ को चढ़ाया जाता है। इसके बाद देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएं, आचमन करवाएं। प्रसाद के बाद पान सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, यानी कि 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर घूम जाएं। प्रदक्षिणा के बाद घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। इन सब के बाद क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद वितरित कर दें। माँ भक्ति को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग अति प्रिय माना जाता है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। आपको बताते चले ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है और आज माँ को प्रसन्न किया जा रहा। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं, विजय की प्राप्त होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्र में द्वितीय दिन इसका जाप करें। और आज आपको बताते चले हम वो मंत्र बताने जा रहे हैं जिसका जाप आज करना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होगी। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम, या मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। आर्या न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।